हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है, सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल निःशुल्क में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या कवर करेंगे। तो हमारा इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मतलब हमारा टॉपिक क्या होगा? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम बात करेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का एक पुस्तक है आपकी, जिसको आप अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। उसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो उस चैप्टर के हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। मतलब चैप्टर का नाम है विकास, और चैप्टर के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हम यहाँ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, केबीसी की स्टाइल में पढ़ लो और जवाब दे दो। पैसा नहीं मिलेगा, नंबर मिल सकते हैं, अगर आ गए तो समझ लो, है ना। तो ये ज्यादा जरूरी है, वहां तो सब पहुंच नहीं पाएंगे, तो आप इसके सवाल जरूर आप लगाते चलिए, है ना। मतलब कि जो ये सब सवाल आते हैं, चाहे वो हम एमसीक्यू टाइप मतलब बहुविकल्पी पे बात करें, चाहे अति लघु उत्तरी बात करें, चाहे दीर्घ उत्तरी बात करें, आप आंसर खुद से सोचने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, आपने उसके कॉन्सेप्ट भी देख लिए हैं, आपने उसके जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है वो भी देख लिया है। तो आपसे चीजें बननी चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आप उसको देखें, एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ी सा क्या होगा, चीजें रिकॉल होंगी, फिर आप सॉल्यूशन तो देख ही रहे हैं साथ में, तो और मजबूत हो जाएगा। समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत साक्षरता स्तर के आधार पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर, या उपरोक्त सभी स्तर। तो आपको क्या लगता है? हमने देखा था कि आपको पता था कि किसी देश के विकास स्तर को नापने के लिए अब यूएनडीपी ने अपना पैमाना क्या कर दिया है? आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। याद है कि नहीं? आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ में आई बात कि ऑप्शन नंबर डी क्यों सही हो रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ये बताना है। 4 देश आपके सामने दिए गए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। इसमें से आपको बताना है किसकी स्थिति बेहतर है। तो अगर आपको पता होगा श्रीलंका की स्थिति बेहतर है, तो हमारा सही जवाब भी क्या है? श्रीलंका। बाकी की स्थिति हमसे बेहतर नहीं है, सिर्फ श्रीलंका ऐसा देश है जिसकी स्थिति हमसे बेहतर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार रहते हैं, इन चारों परिवारों की आय 5000 रुपया है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4000, 7000, 3000 रुपए है, तो चौथे परिवार की आय बताइए। 4 परिवार की औसत आय आपको 5000 में लगाई है, मतलब 5000 गुणे 4 करेंगे, है ना। तो 4000 क्या होगा? 5000 क्या हो गई? औसत आय हो गई। तो चारों की कितनी हो जाएगी? तो टोटल 20000 हो जाएगी। मतलब क्या हो गई? ये कुल आय आपकी आ जाएगी 20000। अब इस कुल आय में से आपको इतनी आय पता है, 4000, 7000, 3000, तो 4 3 7 3 10 4 14000 आपके पास है, तो घटा दो, चौथे की निकल आएगी। चौथे की क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6000। समझ में आई बात? छोटा सा आपको गणित करना है, इसमें जोड़ घटाना करना है, आ जाएगा जवाब। अब प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई सीमा है तो क्या है आपको बतानी है, अगर कोई है तो सीमा क्या है ये बतानी है, अगर है तो बतानी है। विश्व बैंक क्या है? आप जानते हैं दुनिया की एक ऐसी संस्था जो अलग अलग देशों को लोन देती है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय आप देख पाएंगे। तो विश्व बैंक जो है विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड मानता है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है, और कम आय के देशों को कम विकसित। ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की जरूरतों की सभी चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। मतलब पैसा ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि आपकी जरूरत की सारी चीजें आप खरीद पाएंगे, आपके पास आ पाएंगी। जो भी लोगों को पसंद है, जो भी उनके पास होना चाहिए, वो उन सभी चीजों को अधिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने का एक प्रमुख मापदंड है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया। विदेश जिनकी आय 2004 में प्रति व्यक्ति आय 10,066, अलग अलग बदलता रहता है, डॉलर प्रति वर्ष है, या उससे अधिक है तो समृद्ध है, उससे कम है जिनकी आय $825 प्रति वर्ष या उससे कम है तो उन्हें निम्न आय का देश कहा गया।
भारत भी उस टाइम पर निम्न आय के देश में था, आजकल स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो गई है। सीमाओं पर बात करें तो क्या करेंगे, विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय का मापदंड, राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है, अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने में हमें पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इससे हमें विभिन्न देशों के लोगों की परिस्थिति का भी पता नहीं चलता है, असमानताएं छिप जाती हैं। इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का एक अच्छा मापदंड नहीं माना जाएगा। तो ये सीमा थी, जिस सीमा के ऊपर हमने अभी बात कर ली है। अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की बहुत सारी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त कई अन्य मापदंड जो विकास मापने के लिए जरूरी है, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, बराबरी का व्यवहार पाना, आजादी आदि अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं। देखिए क्या क्या मापदंड अपनाए गए हैं। तो ये 3 मापदंड अपनाए गए हैं। कौन कौन से 3 मापदंड, लोगों का स्वास्थ्य कैसा हो, शिक्षा का स्तर क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। स्वास्थ्य मतलब मानव विकास का प्रमुख मापदंड है। स्वास्थ्य या दीर्घायु, लोग कितने वहां पर जीते हैं, मतलब जीवन प्रत्याशा के बारे में पूछेंगे। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह देश मानव विकास की दृष्टि से उतना अधिक विकसित देश माना जाएगा। शैक्षिक स्तर मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज्यादा होगी, वह उतना ही विकसित माना जाएगा। यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय मानव विकास का तीसरा मापदंड है। प्रति व्यक्ति आय, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जाएगा। तो ये 3 पैमाने हैं, मतलब स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शैक्षिक स्तर हो अच्छा हो और प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो, तो फिर क्या करेंगे, ओवरऑल मिलाकर देश को अच्छा कह दिया जाएगा। कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने लगभग 173 देशों का मूल्यांकन इन आधार पर किया, और 53 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, 84 देशों को मानव विकास की 84 देशों को मध्य मानव विकास की श्रेणी में और 26 देशों को निम्न मानव विकास की श्रेणी में रखा है। तो ये पैमाना किस आधार पर, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 आधार पर यह सूची बनाई गई है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 6 कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं। विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। औसत का प्रयोग किसी विषय या क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। आप अलग अलग स्तर पर अनुमान लगाने के लिए, एवरेज, कि भाई इस घर में इतना लोग कमाते हैं, इस घर में इतने लोग खाना खाते हैं, इतनी सब्जी लग जाती है, एक औसत। लेकिन उससे आप ये नहीं बता पाएंगे कि घर का हर मेंबर कितना खाता है ना। जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश के विकास के स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, औसत निकालते हैं, और उसमें फिर आप देखते हैं जनसंख्या से भाग देकर ऐसे प्रति व्यक्ति आय कुछ निकाल लेते हैं। हम देश की आय निकालेंगे, जनसंख्या का भाग देंगे तो क्या निकल आएगी, प्रति व्यक्ति आय निकाल आएगी। तो औसत के माध्यम से ही प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। इससे हमें एक देश के विकास के स्तर के बारे में जानकारी हो जाती है। किंतु औसत का प्रयोग करने में कई समस्याएं आती हैं, जैसे कि औसत से किसी भी चीज का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसमें असमानताएं छिप जाती हैं। उदाहरण, किसी देश में रहने वाले 4 परिवारों में 3 परिवार 500-500 रुपए कमाते हैं तथा एक परिवार 48,000 रुपए कमाता है, जबकि दूसरे परिवार में 9,000-10,000 के बीच में कमाते हैं। दोनों देशों की औसत आय समान है, किंतु एक देश में आर्थिक असमानता ज्यादा 500 और 48,000, और एक देश में आर्थिक असमानता कम। इस प्रकार औसत तुलना के लिए उपयोगी है, किंतु असमानताएं इसमें छिप जाती हैं। इससे पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस तरह वितरित है, लोगों में किस तरह से बांटी जाएगी। क्लियर बात। तो इस कारण से औसत की सीमाएं हमने देख ली क्या है, औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, उसकी कोई सीमाएं हैं तो वो देख ली, और विकास का उदाहरण देकर भी हमने यहां पर देख लिया। क्लियर यहां की बात। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है। पंजाब की जगह पर हरियाणा भी कर सकते हैं, पंजाब भी कर सकते हैं, देख लेंगे क्या है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है, और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। तो इस मुद्दे को लेकर हमें चर्चा करनी है कि हम सहमत हैं इस चीज को लेकर या नहीं। यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में नहीं सोचते हैं, बल्कि कई सारी और बातों के बारे में सोचते हैं, जैसे सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी की भावना, बराबरी का व्यवहार, आजादी, इन सब लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अलावा अन्य लक्षणों को भी देखा जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ये हम देख सकते हैं, यहां पर तो एक टेबल यहां डाली है, तो आप इसको यहां पर हरियाणा की जगह, पंजाब की जगह आप हरियाणा कर लीजिए, ताकि क्या होगा, हमें आसानी हो जाएगी टेबल से समझने में। समझ में आई बात? अब प्रति व्यक्ति आय में 18-19 के हिसाब से हरियाणा, केरल और बिहार आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा की 2,36,147 आय है और केरल 2,04,105 है। पास में ही है, बहुत अंतर नहीं है। हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ और तुलनात्मक आंकड़े अगर आप देखें तो हरियाणा में जो शिशु मृत्यु दर है वो 30 है और जबकि केरल में 7 है। साक्षरता दर हरियाणा में 80 है, केरल में 96 है। बच्चों की उपस्थिति की बात हरियाणा में 67 है और केरल में 77 है। केवल आय में पीछे होने पर आप केरल को पिछड़ा राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आगे है और आय में भी बिल्कुल पीछे नहीं है, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। इस कारण से हम केरल को क्या कह पा रहे हैं, इस कारण से केरल का मतलब हम व्यक्तिगत आय के मतलब इसी कारण से हम क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं कि व्यक्तिगत आय जो है वो उपयोगी मापदंड नहीं है, कई सारे और चीजें भी आ जाती हैं। तालिका 1 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमने क्या बात करी, यहां पर हरियाणा है ना, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल और बिहार से ज्यादा है। इस प्रकार यदि आय ही विकास का मापदंड माना जाए तो हरियाणा जो होगा वो क्या है, हरियाणा सबसे बेहतर, सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य होगा। दो में अगर देखेंगे तो केरल में शिशु मृत्यु दर हरियाणा से बहुत कम है। आप यहां पर हरियाणा मान लेंगे, ये पंजाब बाई मिस्टेक लिख गया है सब जगह, हरियाणा से बहुत कम है, जबकि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। इस प्रकार केरल में साक्षरता दर अधिक है, बिहार में सबसे कम है। इस प्रकार केवल प्रति व्यक्ति आय को ही विकास का मापदंड नहीं माना जाएगा, अन्य मापदंड जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य, इनको भी देखना पड़ेगा और इनके आधार पर केरल की स्थिति हरियाणा की स्थिति से बेहतर है ना। तो ये सवाल हमें लिखना पड़ेगा, इस तरीके से हम सवाल को लिखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 8, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्नलिखित हैं। कोयला, कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वाष्प इंजन, जिसमें कोयले का प्रयोग होता है, रेलों और उद्योगों में काम में लाया जाता है। तो एक तो कोयला कर लिया, इसका उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, जो 50 वर्ष बाद क्या संभावना, उनके बारे में हमें चर्चा करनी। तो कोयले को देखा, जो खत्म हो सकता है, आगे आने वाले भविष्य में खत्म हो सकता है। खनिज तेल, खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन, जहाजों, वायुयान आदि में किया जाता है। तेल को परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि प्राप्त करते हैं। यह भी क्या है, आपका सीमित है, खत्म हो सकता है भविष्य में। प्राकृतिक गैस का भी अब शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। गैस को पाइपों के सहारे दूर दूर के स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इससे अनेक औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। जल विद्युत, यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है, अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में सबसे सस्ता। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों तथा औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऊर्जा के अन्य स्रोत, ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिनका प्रयोग अभी कुछ समय पूर्व से ही किया जाने लगा है। ये सभी स्रोत नवीकरणीय हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, इनका उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये दोबारा से रिचार्ज हो जाती है, खत्म नहीं होंगी, हमेशा हमारे काम में आती रहेंगी। ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत साधनों का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। ये सभी स्रोत अनवीनीकरण है, मतलब अर्थात एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाएंगे। इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। आने वाले 50 वर्षों में संसाधन यदि किसी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं तो समाप्त हो सकते हैं, प्रायः समाप्त हो जाएंगे। यदि हमें इन संसाधनों को बचाना है तो ऊर्जा के नए और नवीकरणीय संसाधनों को खोजकर उनका अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊर्जा के संसाधन समाप्त नहीं होंगे, लंबे समय के लिए बच जाएंगे। डेडलाइन क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। 50 वर्ष कह रहे हैं तो हम 100 वर्ष की बात करने लगेंगे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 9, धारणिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
धारणता हमने एक पूरा टॉपिक कवर किया था। आपको अगर ये आप समझ में नहीं आती चीज कैसे लिखना तो वीडियो आप जरूर देखें, उससे क्या होगा कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा कैसे हमने बात करी है। धारणता से अभिप्राय सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसे विकास, मतलब विकास ऐसे करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीजें बची रहें। वैसा अगर विकास आप करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास या धारणता कहलाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे, भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। हमें इस तरीके से काम करना होगा। तो ये धारणता का मतलब यहां पर हो जाता है, ये हमने देखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के साधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तब ये साधन संसाधन बन जाते हैं। जब आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य उनका उपयोग करेगा तो साधन संसाधन बन जाएंगे। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि मनुष्य बुद्धिमान है ना, मनुष्य बुद्धिमत्ता से इन संसाधनों का उपयोग करे तो वह सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यदि संसाधनों का दुरुपयोग ना किया जाए, इनका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सकता है। किंतु यदि इन संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जा रहा है, फायदे के लिए, और उसका अतिरिक्त दोहन मतलब लालच में किया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये एक व्यक्ति के लाभ को भी पूरा ना कर पाए और समाप्त हो जाए। इसलिए कथन कहा गया है कि भाई सबकी पूर्ति तो कर सकता है आवश्यकताओं की, लालच को पूरा नहीं कर सकता है। यदि इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया तो समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित हैं और जिनका एक बार प्रयोग करने पर वे खत्म हो जाते हैं, उनका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। इनका प्रयोग करते समय हमें आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार उपरोक्त कथन से हमें यह सीख निकालते हैं या सीख मिलती है, हम यह सीख निकालते या मिलती है हमें, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए, ना कि निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इससे संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो ये जो कथन वो लालच वाला बोला गया है, तो लालच के लिए नहीं है, किसके लिए? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हो। कुछ ऐसे बताना है जो पर्यावरण की गिरावट के कुछ कारण हैं। कूड़े करकट और अवांछित गंदगी से जल, वायु और भूमि प्रदूषित होती है। इन सब के प्रदूषित होने को, इन सब के गंदा होने को, दूषित होने को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में गिरावट के बहुत से उदाहरण हैं, कुछ निम्नलिखित हैं। जल प्रदूषण, नदियों, झीलों और समुद्रों में बहाए गए कूड़ा कचरा या औद्योगिक अपशिष्ट जल को प्रदूषित करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जीव मर जाते हैं। जहाजों से रिसने वाले तेल से भी समुद्री जीवों को हानि होती है। तो ये जल प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण, कारखानों के धुएं, मोटर वाहनों के धुएं वायु को प्रदूषित करते हैं। इससे मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवन दोनों को ही हानि पहुंचती है। भूमि प्रदूषण, भूमि पर कारखानों द्वारा, घरों या अन्य स्रोतों द्वारा कूड़ा कचरा आदि फेंकने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कृषि क्षेत्रों में अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म होती है तथा ये उर्वरक भूमि को प्रदूषित करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों का दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों को काटने के कारण पर्यावरण में गिरावट बहुत तेजी से हो रही है। इसके बहुत से उदाहरण हमारे आसपास हैं। आप जानते हैं कई सारे उदाहरण जो हमारे आसपास हैं, तो हमने अपने आसपास के कुछ उदाहरण को लेकर यहां पर लिख दिया। क्लियर बात? अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 12। तालिका में दी गई प्रत्येक मद के लिए आपको ज्ञात करना है कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे है। प्रत्येक मद के लिए लिखेंगे। तो पहले हम यहां समझ लेते हैं वर्ष 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देश। श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश 6 और एक आध और होना चाहिए आसपास। चलो 6 देश हो गए।
श्रीलंका की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में आप देख पा रहे हैं कि और कोई नहीं है, श्रीलंका बहुत ऊपर है। तो हम लिख देंगे प्रति व्यक्ति आय में श्रीलंका ऊपर है और नेपाल सबसे नीचे है। हमने ये प्रति व्यक्ति आय में पता किया। अब जन्म के समय हमने देखा कि जन्म के समय जो आयु है, संभावित आयु, तो उसमें भी श्रीलंका प्रथम है। और फिर सबसे निचले स्थान पर कौन है, तो आप देखेंगे 66.6, मतलब कि कौन हो गया, पाकिस्तान जो है वो सबसे निचले स्तर पर है। अब बात करनी है विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक। तो क्या है यहां पर औसत आयु, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, तो इसमें भी आप श्रीलंका को ऊपर देख पा रहे हैं और यहां पर आप देख पा रहे हैं नीचे किसको, नेपाल को। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक 2018 के अनुसार श्रीलंका का 73 है, भारत का 130 है और सबसे खराब प्रदर्शन आप पाकिस्तान का देखेंगे तो यहां पर श्रीलंका प्रथम है और पाकिस्तान सबसे आखिरी है। तो ये हमें लिखना है कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है, यही सारी बातें हमें अपने इस चैप्टर के अंदर लिख देनी है, इस आंसर के अंदर हमें लिख देनी है। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, ये जो टेबल ली गई है इसमें HDI का अर्थ मानव विकास सूचकांक है, इसमें 189 देश शामिल किए गए हैं। जन्म के समय संभावित आयु का मतलब, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की बात कर रहे हैं। तीनों स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात से अर्थ है कि प्राथमिक, स्कूली, माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन का कुल अनुपात। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए हम डॉलर में करते हैं ताकि तुलना समान हो सके। ये टिप्पणियां हैं। इसके बाद जो लिखना था ना, जो उसमें मापदंडों के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों का विकास अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, संभावित आयु, साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात तथा मानव विकास सूचकांक का मापदंड शामिल है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर तथा नेपाल सबसे नीचे है। जन्म के समय संभावित आयु मतलब जीवन प्रत्याशा के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर तथा पाकिस्तान सबसे नीचे है। मानव विकास सूचकांक के क्रमांक में श्रीलंका सबसे ऊपर, श्रीलंका का स्थान विश्व में 73वां है, इस तालिका में दिए गए देशों में सबसे ऊपर है और पाकिस्तान का 154वां जो कि इस तालिका में सबसे नीचे है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर के प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है। नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों मतलब 15 से 49 वर्ष आयु वाले जिनका BMI सामान्य से कम है। BMI क्या है, सामान्य मतलब सामान्य से कम का मतलब क्या, 18.5 kg/m² का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यह है BMI। केरल में 8.5% मतलब सामान्य से नीचे की बात कर रहे हैं, मतलब इतने कुपोषित हैं, महिलाएं इतनी हैं। कर्नाटक में 17% पुरुष, महिलाएं 21%। मध्य प्रदेश में 28% पुरुष, 28% महिलाएं। सभी राज्यों का औसत निकालेंगे तो भारत में 20% पुरुष और महिलाएं 23% कुपोषित हैं। सवाल क्या है, केरल और मध्य प्रदेश के 200 लोगों के पोषण स्तरों की तुलना करनी है। पहली चीज, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40% लोग 40% लोग अल्प पोषित हैं, क्योंकि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य पदार्थ हैं। आप अपने शब्दों में आपको वर्णन करना। चलिए एक एक करके करते हैं। उपरोक्त आंकड़े केरल और मध्य प्रदेश के लोगों को पोषण स्तर दर्शाते हैं, वहां का पोषण स्तर बताते हैं। इसके अनुसार 8.5% पुरुष और 10% महिलाएं अल्प पोषित हैं केरल के अंदर, जबकि मध्य प्रदेश में 28% पुरुष और 28% महिलाएं अल्प पोषित। इसका अर्थ यह हुआ कि मध्य प्रदेश में अल्प पोषित की संख्या अधिक है केरल की तुलना में। दूसरा क्या है, देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद देश के लगभग 22% लोग अल्प पोषित हैं, क्योंकि अभी भी काफी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और ये व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पाते कि अपने दो टाइम का खाना खा सके। इसलिए देश में अनाज उपलब्ध होने के बावजूद उसे खरीद नहीं पाते, इस कारण से अल्प पोषित रहते हैं। तो दोनों सवालों के जवाब हमने देख लिए। ये हमारा NCERT सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाता है। जो हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, जो हम सॉल्यूशंस देख रहे हैं, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने कंप्लीट किया। आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में सब कुछ पता होगा और मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आप जानते ये भी होंगे कि वो अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हाई क्वालिटी मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करता और पैसा एक लेता नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क में मिलते हैं। अब आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो यूट्यूब के ऊपर, मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन के ऊपर और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं CBSE स्कूल्स के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTST, ओलंपियाड, CUT, IIT, JEE, नीट, UP बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, RRB, SSC,
यूपीएससी, जैप कैप, ये सारे कोर्स हैं जिनमें आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और टेलीग्राम। यहाँ पर सिंपली आप सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये वीडियो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर देख रहे हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो आप देखते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सभी स्टेट बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क में कवर कर रहा है, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट भी कर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।